तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नेपोलियन का राइज हुआ था, कि कैसे उसका उत्थान हुआ और बाद में क्या है इंग्लैंड फ्रांस के सम्राट बन गए थे नेपोलियन। और जैसे वो फ्रांस के सम्राट बने थे तो उसी का पतन शुरू हो गया था। क्या हो गया था? पतन शुरू हो गया था। देखिए ऐसा कारण क्या? क्योंकि कोई सम्राट बनता है, निरंकुश कोई सम्राट बनेगा या राजा बनेगा तो वो पावर अपने हाथों में ले लेता है सारी, वो अपनी मनमानी करने लगता है। तो जनता को क्या आएगा? गुस्सा। क्या आएगा? गुस्सा। तो जनता तो क्या करेगी? विद्रोह करेगी। हाँ, कमी है, अच्छा कम है, पहले कम है, स्पीड नहीं बढ़ी है। तो इसमें यही हुआ कि नेपोलियन ने एक सेनापति बना, सेना में भर्ती हुआ, सेनापति बनने के बाद धीरे धीरे वो कौंसिल के रूप में आया। उसके बाद में क्या वो फिर क्या है सम्राट बना, और उसके बाद में क्या उसकी उल्टी गिनती स्टार्ट हुई। उसने कुछ समय तो ठीक ढंग से रूल किया, लेकिन बाद में कंडीशन चेंज होती रही। अब देखिए बोर्ड में ध्यान से समझा करो इसको, बीच में बातें नहीं करना, कहीं ध्यान नहीं और कहीं भी, ठीक है? पढ़ते समय बिल्कुल एक्यूरेट, पूरा फोकस। या आगे देखिए क्या हुआ, नेपोलियन मेंटेन पीस इन द यूरोप इन द इनिशियल डेज। इनिशियल डेज होते शुरुआती के दिनों में, यानी नेपोलियन ने शुरुआती के दिनों में तो यहाँ पे शांति को एस्टेब्लिश किया, शांति बनाए रखी। शोड द हेजेमनी ऑफ फ्रांस ओवर द होल ऑफ द यूरोप। और ये क्या चाहता था कि पूरे यूरोप के ऊपर किसकी हेजेमनी कायम हो जाए? फ्रांस की। हेजेमनी का मतलब होता है कि पूरी पावर, प्रभुत्व, पूरा का पूरा धाक, समझ गए? जैसे यूएस है, यूएस की हेजेमनी। एक आगे जाओगे एक लेसन आता है यूएस हेजेमनी, कि यूएस का हेजेमनी कैसे हुआ। जैसे यूएसएसआर टूटा, उसके बाद में यूएस की हेजेमनी कैसे रही वर्ल्ड के ऊपर। तो हेजेमनी का मतलब धाक, कोई बंदा ना किसी एरिया में अपनी धाक बना के रखता है, उसको क्या बोलते हैं? हेजेमनी। क्या बोलते हैं? हेजेमनी। तो ये चाहता था नेपोलियन, जैसे फ्रांस में ऐसे पूरे यूरोप के ऊपर मैं क्या करूं? धाक बढ़ाऊं, यानी अपना प्रभुत्व स्थापित करूं। आगे देखिए फिर क्या हुआ, पूरे यूरोप के देशों ने, ध्यान सुनिए, सबको क्या है? साम्राज्यवाद की भनक लग गई कि इसका साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब क्या था? कोई कंट्री अपने पड़ोसी कंट्री का एरिया अपने एरिया के अंदर धीरे धीरे मिलाते जा रहा है, यानी अपना जो आकार है अपने कंट्री का वो बढ़ाते जा रहा है, अपनी सीमाओं को बढ़ाते जा रहा है, दूसरे के एरिया को कब्जा करते जा रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं? साम्राज्यवाद। क्या बोलते हैं? साम्राज्यवाद। तो उनको पता चल गया कि ये साम्राज्यवाद की भनक लग गई यूरोप की कंट्रीज को सारी की, और नेपोलियन पूरे यूरोप का डिक्टेटर बन जाएगा। उनको लगा कि ऐसे अगर ये क्या है साम्राज्यवाद, कहने का मतलब अपने देश को एक्सपेंड करता रहा तो एक टाइम आएगा तो पूरे यूरोप का डिक्टेटर बनेगा नेपोलियन। और डिक्टेटर बनेगा, आपको पता है कि डिक्टेटरशिप कितनी खतरनाक होती है। तो ये इससे पहले अलर्ट हो गए थे। तो समस्या सबके लिए, देखिए सबकी कॉमन समस्या यूरोप के लिए कौन है? नेपोलियन। कि नेपोलियन कैसे बढ़ रहा है और कैसे यूरोप पे प्रभाव जताना चाह रहा है। तो सारे के सारे लोग चिंतित थे, सारे कंट्री। तो इसमें आगे जाके क्या किया, देखिए इंग्लैंड जो देश है, ऑस्ट्रिया है, रसिया है, उन्होंने अपना एक गुट बना लिया। समझे ना? सारे के सारे इकट्ठा मिल गए ताकि हम गुट बना के क्या इसको हरा सकते हैं। अगर अकेले अकेले लड़ेंगे तो हमारे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने क्या बना लिया? गुट बना लिया, उन्होंने अपना एक ब्लॉक बना लिया। फिर आगे देखिए क्या हुआ, नेपोलियन डिफीटेड ऑस्ट्रिया इन 1805। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को गुट बना लिया था, फिर भी उसको 1805 में हरा दिया। आगे देखिए ब्रिटेन से जंग की लेकिन हार गया। कुछ कारण थे, कुछ कमियां रही थी, तो ब्रिटेन से युद्ध तो किया था लेकिन हार गया। वापिस अपनी आर्मी वगैरह बुला ली थी, लेकिन उसने आस नहीं छोड़ी थी। एक बार समझा, देखिए ब्रिटेन के ऊपर कब्जा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ब्रिटेन एक आइलैंड है, तो वहां पे जाना, चीजें करना, कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल रहता था। हिटलर ने भी सेम ऐसे किया था। हिटलर ने भी लगभग पूरे यूरोप को कब्जा कर लिया था, लेकिन ब्रिटेन को कब्जा नहीं कर पाया था। सेम नेपोलियन ने लगभग पूरे ब्रिटेन को, पूरे यूरोप को कब्जा कर लिया था, लेकिन ब्रिटेन अछूता रह गया था, क्योंकि ब्रिटेन एक आइलैंड है और वहां स्टार्टिंग से ही उनकी जो आर्मी है, नेवी है, तो पावरफुल रही है, तो वापिस ले आया। अब देखिए ब्रिटेन के साथ जो युद्ध लड़ा था, इस युद्ध को बोला गया वार ऑफ द थर्ड कोएलिशन। क्या बोला गया? वार ऑफ द थर्ड कोएलिशन। यानी इस युद्ध में कौन हार गया था? नेपोलियन। कौन हार गया था? नेपोलियन। तो उसने अपनी फौज को वापस बुला लिया। तो नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया, और किसके साथ हार गया था? ब्रिटेन से हार गया था जंग में। और उस युद्ध को क्या बोला गया था? वार ऑफ द थर्ड कोएलिशन। क्या बोला गया? वार ऑफ द थर्ड कोएलिशन। फिर आगे देखिए उन्होंने जर्मनी को हराकर राइन की संधि कर ली। जर्मनी को हरा दिया और राइन की क्या कर ली? संधि कर ली। देखिए ऑस्ट्रिया को हरा दिया, फिर जर्मनी को हरा दिया। आगे देखिए ही डिफीटेड बोथ द रशियन एंड ऑस्ट्रियन एम्पायर इन द बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिज। इसने क्या किया? दो बड़े साम्राज्यों को हरा दिया। देखिए एक तो ऑस्ट्रेलियन एम्पायर था, उसमें दुनिया का सबसे पावरफुल यही एम्पायर होता था, यानी पूरे यूरोप का सबसे
पावरफुल जो एम्पायर होता था वो कौन सा था? ऑस्ट्रियन एम्पायर। क्या होता था? ऑस्ट्रियन एम्पायर। देखिए पहले ना राष्ट्र नहीं होते थे, देश नहीं होते थे, ये साम्राज्य होते थे। क्या होते थे? साम्राज्य, एम्पायर। कोई राजा अटैक करके अपने एरिया में मिला लेता था। किसी ने अपना साम्राज्य बढ़ा लिया, किसी का घट गया, किसी का फिर बढ़ा लिया, घट गया, तो अपने अपने साम्राज्य होते थे, एम्पायर बोलते थे। क्या बोलते थे? एम्पायर। जैसे इंडिया में मुगल एम्पायर पढ़ा ना, मुगल साम्राज्य, तो ऐसे हर कोई अपना एम्पायर बना देता था, मौका मिलता अटैक करता था, अपनी सेना बनाते थे, अपने अकॉर्डिंग चलते थे। पहले राष्ट्रवाद का कोई नाम ही नहीं था। राष्ट्रवाद की भावना बाद में जगी है, जैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उससे पहले किसी को पता नहीं था। तो उसने क्या, दो बड़े साम्राज्यों को हरा दिया, रशियन एम्पायर को और ऑस्ट्रियन एम्पायर को। तो कौन सा युद्ध में? बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिज। क्या नाम इसका? बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिज। क्या है? बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिज। तो इनमें दोनों बड़े बड़े एम्पायर को हरा दिया। ऑस्ट्रिया के साथ ट्रीटी ऑफ प्रेसबर्ग की, और इसके तहत क्या किया, जो वियना शहर है वो फ्रांस को दे दिया गया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। क्या नाम उसका? वियना। तो ऑस्ट्रिया का एक बड़ा शहर था वियना, यानी इसकी कैपिटल भी आप बोल सकते हो। तो ये ट्रीटी ऑफ प्रेसबर्ग के तहत किसको दे दी? फ्रांस को। किसको दे दी? फ्रांस को। युद्ध में हार गए और फिर बाद में क्या है, ये जो शहर उन्होंने गंवाना पड़ा, तो इस उन्होंने क्या संधि कर ली, शांति समझौता कर दिया। फिर आगे देखिए 1807 में रसिया पर आक्रमण कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती थी। फिर से देखिए, ये नेपोलियन ने बहुत बड़ी गलती की थी। इसको क्या बोला गया? रसिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण ने ट्रीटी ऑफ टिलसिट के तहत रसिया ने क्या किया कि रसिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो ट्रीटी ऑफ टिलसिट है, उसके तहत रसिया की मजबूरी बन गई, उसने शांति स्थापित की कि मजबूरी में हमें संधि करनी पड़ेगी। तो जैसे उसने क्या है, आक्रमण किया, तो उसने ये संधि कर ली शांति समझौते के लिए। ठीक है, तो ये 2-3 संधियां याद रखी। अब देखिए नेपोलियन ने रसिया के ऊपर अटैक क्यों किया था? हमने शायद पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि नेपोलियन चाहता था कि जो रूस है उसके जो राजा है उसकी बेटी को वो पसंद करता था। उसने बोल दिया कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो उसने मना कर दिया ना कि देखिए हमारी बेटी है ना ज़्यादा हाइट है, तुम्हारी हाइट है 5 फुट 2 इंच, तुम्हारी हाइट नहीं, हमारी बेटी बहुत ज़्यादा लंबी तकड़ी है, तो तुम्हारा मेल नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा। उसने पहली बात तो ये बोली। ठीक है, और फिर दूसरी बात बोले कि हम अपनी जो बेटियों की शादी ना राजघरानों में करते हैं, तुम राजघराने परिवार से आते नहीं, क्योंकि नेपोलियन राजघराने के परिवार से नहीं था, ऐसे सामान्य परिवार से उभर के आया था, सम्राट बना था। तो 2 कंडीशन, उसने शादी तो कर दी क्योंकि पता ना ये शरारत करेगा, अटैक करेगा। तो नेपोलियन क्या दिखाना चाहता था? अपना मेरे को मेरी हाइट से मत आंको। रूस पे अटैक करके ये दिखाना चाहता था कि मेरी औकात कितनी है, मेरी शान कितनी है दुनिया के अंदर, मेरे को हाइट से नाप लिया, अब पता चलेगा तुम्हें। पहला तो आक्रमण इसने इसीलिए किया। नेपोलियन को पता नहीं था, जैसे रूस पे अटैक किया, कुछ एरिया तो जीत लिया, स्टार्टिंग का जो मॉस्को तक पहुंच गया, कुछ एरिया तो जीत लिया, लेकिन आगे जाके साइबेरिया में फंस गया। क्या पहुंच गया? साइबेरिया में। तो साइबेरिया में ऊपर से ठंड पड़ गई, और जैसे जैसे ठंड पड़ी, बर्फ पड़ी, तो वहां उनके सैनिक उस क्लाइमेट में नहीं डल पाते। जैसे इतनी ठंड पड़ी तो उन्होंने क्या है, ऑपरेशन को रोक दिया, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो फिर क्या, रशियन आर्मी ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया, वापस अटैक किया, तो उनको भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के पीटा। क्योंकि रूस के अंदर लड़ने का एक्सपीरियंस किसको? सिर्फ रशियन आर्मी को। इसलिए रशियन आर्मी वहां पे रसिया में लड़ाई करना रशियन आर्मी से सबकी बस की बात नहीं। वो वेट करते रहते हैं, अरे समझ गए ना, जैसे रूस आओ आओ अंदर आओ, और अंदर आओ, और अंदर चले जाते, और अंदर चले जाते, साइबेरिया में घुसा देते। उनको पता ना जैसे सर्दियाँ आएगी, ठंड आएगी, तो आधे तो ऐसे ही मारे जाएंगे ठंड में। इतनी ठंड पड़ेगी तो ये ठंड में ही मारे जाएंगे, और जैसे ठंड में मारेंगे, कांपेंगे, समझे ना, ठंड नहीं उठेगी, फिर आएंगी रशियन आर्मी, फिर पकड़ पकड़ के मारेगी। ऐसा ही हिटलर की सेना के साथ किया था। तो इसने सबसे बड़ी यही गलती कर दी, किसके ऊपर अटैक कर दिया? रसिया के ऊपर। किसके ऊपर कर दिया? रसिया के ऊपर। तो स्टार्टिंग में जीत गया था ये, जैसे मान लीजिए ये एरिया रसिया का, ये जो स्टार्टिंग का एरिया तो ये जीत गया, समझ ना, इसने कब्जा कर लिया मॉस्को तक। लेकिन आगे जैसे ये चला गया, फिर ठंड आई ऊपर से, समझिए ना, फिर यहां से इसको भगाया, वापिस मार मार के भगाया, ठीक है, रशियन आर्मी ने। तो यही घटना हुई। फिर आगे देखिए, इसने 1810 तक रसिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्पेन, जर्मनी, पोलैंड तथा बाल्कन कंट्री पर कब्जा कर लिया। इतने देशों को जीत लिया। नेपोलियन ने लगभग सारे कंट्रीज को जीत लिया, बड़े बड़े। ये जो मेन पावर है, इन्होंने स्पेन को भी जीत लिया था, पुर्तगाल यानी पुर्तगाल को भी जीत लिया था। तो लगभग सारे देशों को जीत लिया। लेकिन एक देश खटक रहा था, रसिया नहीं, रसिया तो लगभग कई एरिया को जीत लिया रसिया के। एक देश इंग्लैंड, कौन सा है? इंग्लैंड। अब समस्या यही थी,
कि देखिए वह पूरे जो नेपोलियन है लगभग पूरे यूरोप का स्वामी बन गया था, परंतु एक देश खटक रहा था, इंग्लैंड, ठीक है ना। तो उससे बड़ी दुश्मनी थी, क्योंकि उसको पता ना कि पहली जब हमने लड़ाई की तो हम हार के आए थे, तो वो देश खटक रहा था, बाकी सब देशों पे कब्जा कर लिया था। किसने? उधर स्पेन में हार गया, पुर्तगाल में हार गया। फिर देखिए इसने क्या चाहा कि इंग्लैंड जो देश है ना, इंग्लैंड को हम डायरेक्ट नहीं हरा सकते युद्ध के मारे, क्योंकि उनकी नेवी बड़ी मजबूत है। तो उसने एक चाल चली नेपोलियन ने कि मैं क्या करूँगा, इकोनॉमिक वार लड़ूंगा इसके साथ। इकोनॉमिक युद्ध का मतलब क्या होता है कि दुनिया की बाकी देशों के साथ इंग्लैंड की क्या कर दूंगा मैं, व्यापार रोक दूंगा। क्या कर दूंगा? व्यापार, क्योंकि बहुत सारे देशों पे नेपोलियन का कब्जा था, तो इंग्लैंड से मैं क्या करूंगा, व्यापार रोक दूंगा। तो इसने इसको इकोनॉमिक वार बोला कि हम इसको ऐसे नहीं लड़ सकते, इकोनॉमिक वार लड़ेंगे इंग्लैंड के साथ। तो आर्थिक युद्ध लड़ा, तो इसने क्या कर दिया, ट्रेड पर बैन लगा दिया। क्या लगा दिया? ट्रेड पर बैन कर दिया। समझ गया? ट्रेड, जितना व्यापार होता था वो रोक दिया यूरोप के देशों के साथ। तो प्राइसेस क्या हो गए, हाई, कीमतें बढ़ गई। देखिए कोई व्यापार रुकता है तो कीमत बढ़ती है, और कीमत जैसे बढ़ेगी तो किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? आम जनता के ऊपर। किसके ऊपर पड़ेगा? आम जनता के ऊपर। जैसे पाकिस्तान ने, भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार रोक रखा है, तो इसलिए पाकिस्तान में आटा इतना महंगा है। पाकिस्तान में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? भारत की वजह से, क्योंकि भारत से सारी चीज़ें सप्लाई होती थी आराम से। जब भारत के साथ बार बार युद्ध करता तो नरेंद्र मोदी ने कट कर दिया पाकिस्तान का, इनके साथ कोई लेना देना नहीं, सारा व्यापार हो गया। तो इसीलिए पाकिस्तान में ज़्यादा दिक्कत है। समझ गए ना? तो इंग्लैंड से व्यापार रुका तो यहाँ पे कीमत बढ़ गई, क्योंकि उस समय इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। क्या की थी? औद्योगिक क्रांति। तो काम धंधा व्यापार चीज़ें आती थी इंग्लैंड से, बहुत ज़्यादा कॉटन वगैरह, यानी इंग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा व्यापार होता, तो उन्होंने भी रोक दिया, दोनों साइड से रुक गया। तो कीमतें बढ़ गई, तो जनता ने क्या किया? विद्रोह। क्या किया? विद्रोह कर दिया। एक तो ये है कि इकोनॉमिक वार में उसने वो हराना चाह रहा था इंग्लैंड को, लेकिन उसी की जनता परेशान हो गई उसी के ऊपर। और फिर बाद में क्या हुआ, उस समय राष्ट्रवाद का जन्म हो चुका था। किसका? राष्ट्रवाद का जन्म। यानी हर जगह राष्ट्रवाद की कहानियां, राष्ट्रवाद की जो चीजें है ना, उस समय लोगों ने पढ़ पढ़ के राष्ट्रवाद की भावना सबके अंदर पैदा हो चुकी थी, और इस चीज को लेकर लोगों ने अपनी आवाज उठाई, और उधर ये स्पेन में हार गया। कहां पे हार गया? स्पेन में हार गया। तीन चीज सबसे मेन कारण है, रसिया में हारा, रसिया में उस साइड से हारा, उस साइड से स्पेन से हारा, दोनों कोने से हार गया। वहां से रसिया से हारने लगा, उस कोने में स्पेन है, समझे ना? एक ईस्ट का एरिया, एक वेस्ट का एरिया है। वेस्ट में स्पेन से हारने लगा, ईस्ट में रसिया से हारने लगा। इंग्लैंड ने किस में हरा दिया? इकोनॉमिक वार में। किस में हरा दिया? इकोनॉमिक वार ने। इसी को बोलते हैं दूसरे के लिए खड्डा खोदते हो तो खुद ही गिर जाते हो। तो इसने इनके लिए खोदा तो खुद ही गिर गया। फिर आगे देखिए क्या हुआ, 1812 में उन्होंने मॉस्को है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। मॉस्को किसकी राजधानी है? रूस की। मॉस्को किसकी राजधानी है? रूस की। रूस देश की राजधानी मॉस्को। कौन सी है? मॉस्को। तो उन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। फिर वही बात है, सर्दी का समय था, रसिया ने वापस अटैक कर दिया इसके ऊपर सर्दी के समय, और सेना क्या है उसकी कमज़ोर पड़ने लगी, ठंड के मारे मारी गई, ठीक है ना, वहाँ का क्लाइमेट नहीं अडोप्ट कर पाई। तो रसिया ने क्या वापस अटैक किया, और उसके बाद क्या हुआ ध्यान सुनिए, 1813 में जर्मन स्टेट ने ऑस्ट्रिया, प्रूसिया तथा रसिया के साथ मिलकर आक्रमण कर दिया। तो फिर जर्मन स्टेट भी आ गए। जर्मन स्टेट में क्या नेशनलिज्म की भावना पनप रही थी, राष्ट्रवाद की भावना, और ऑस्ट्रिया, प्रूसिया में भी, ठीक है। तो ये सारे के सारे लोग हैं एक साथ में मिलके आ गए। तो उन्होंने किसके ऊपर अटैक कर दिया? किसके ऊपर अटैक किया? नेपोलियन के ऊपर अटैक कर दिया, फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया। चारों कारणों से चित हो गए। फिर आगे देखिए, इन्होंने जो अटैक किया तो इसको बोला गया था बैटल ऑफ लिप्चिंग। क्या बोला गया था? बैटल ऑफ लिप्चिंग। क्या बोला गया? बैटल ऑफ लिप्चिंग। इस लड़ाई में 1813 के अंदर ये जो 4-5 देश इन्होंने मिलकर साथ किसके ऊपर अटैक किया? फ्रांस के ऊपर। किसके ऊपर अटैक किया? फ्रांस के ऊपर। सारे आगे पिटने के लिए। अब देखिए हुआ क्या, इसी लड़ाई को बोलते हैं जर्मन अटैक ऑफ 1813। क्या बोलते हैं? जर्मन अटैक ऑफ 1813। तो ये दोनों याद रखना, चाहे जर्मन अटैक की बात करें चाहे बैटल ऑफ लिप्चिंग की बात करें, तो इन्होंने इसके ऊपर अटैक कर दिया। आगे देखिए क्या हुआ, 1814 तक क्या इन्होंने पेरिस को घेर लिया, फ्रांस की राजधानी को घेर लिया, और जैसे ही घेरा तो उसको गद्दी से उतार दिया गया, राजा को पकड़ के, नेपोलियन को। अब नीचे उतर, राजा नहीं है, और उसको क्या कर लिया? कैद। क्या कर लिया? कैद कर लिया। और कैद कर लिया, लेकिन वो कैद से क्या है? भाग गया। क्या है? भाग गया। मौका देख के भाग गया नेपोलियन, समझ गए ना? गद्दी से उतारा कि बैठ, उतरा, पूरा सम्राट नीचे आ, बहुत दिन हो गए सम्राट, ठीक है, फिर पकड़ो इसको, कैद करो।
किसी ने हेल्प कर दी, या अपनी, कहने का मतलब बड़ा ही खतरनाक सैनिक था या कुछ भी, चालबाजी बहुत थी उसके अंदर, तो वो मौके का फायदा उठा के गया वहाँ से भाग गया। कौन भाग गया? नेपोलियन। तो यहाँ राजगद्दी खाली ना। आगे देखिए फिर क्या हुआ। जो ड्यूक ऑफ विलिंगटन है, विलिंगटन इंग्लैंड का एक शहर है, वहाँ का एक ड्यूक था, डिफीटेड द फ्रेंच आर्मी, उसने क्या फ्रांस की जो आर्मी है उसको हरा दिया, नेपोलियन की आर्मी को हरा दिया इन द बैटल ऑफ द वाटरलू, वाटरलू की लड़ाई के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, वाटरलू की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? हाँ, विलिंगटन के बीच में और नेपोलियन के बीच में। ये पूछेगा नेपोलियन किस लड़ाई में हार गया था? वाटरलू की लड़ाई में। किस में हार गया था? वाटरलू की। देखिए वाटरलू, भारत के अंदर ना, दिल्ली सल्तनत के अंदर तुमने देखा होगा, मुगल एम्पायर के अंदर सबसे मेन लड़ाई होती थी पानीपत में। कहाँ होती थी? पानीपत में, क्योंकि पानीपत दिल्ली जाने का रास्ता था। जो पानीपत को जीत लेता था, कहने का मतलब दिल्ली पे कब्जा कर लिया। अरे पानीपत जीत लिया यानी दिल्ली पे कब्जा, दिल्ली पे कब्जा यानी उत्तर भारत को जीत लिया, भारत का स्वामी बन गया। जो पानीपत को जीत लेता था फिर दिल्ली पे कब्जा करता था, दिल्ली आगरा पे, और फिर उत्तर भारत का स्वामी बन जाता था। इसलिए भारत में जिन्होंने पानीपत में, दिल्ली में यहाँ पे युद्ध किया है, तो वो पूरे भारत का राजा बन गए। तो ऐसे ही बेल्जियम के अंदर एक जगह है वाटरलू। कौन सी जगह है? वाटरलू। ऐसे ही जैसे भारत में पानीपत है, वहां अगर कोई युद्ध जीत जाता था, उस एरिया में कोई युद्ध जीत जाता था, यानी लगभग पूरे यूरोप के ऊपर कब्जा करता था। उसका मतलब क्या है? जिसने वाटरलू की जंग जीत ली, पूरे यूरोप के ऊपर कब्जा है। तो यहाँ ये इस युद्ध में कौन हार गया? नेपोलियन। कौन हार गया? नेपोलियन। तो ये युद्ध कब हुआ था? 1815 में। कब हुआ था? 1815 में। तो क्वेश्चन पूछेगा वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? कौन हार गया? नेपोलियन। नेपोलियन इसमें हार गया, यानी ये अंग्रेजों ने इनको हरा दिया। कहने का मतलब क्या? ब्रिटेन ने इनको हरा दिया। ये ड्यूक ऑफ वेलिंगटन थे उसकी साइड से। फिर क्या किया गया? देखिए, वहां से उसको हराने के बाद कैप्चर, पकड़ लिया गया। पहले तो भाग गया था, अब की बार नहीं भाग पाया। तो इसको क्या है, सेंट हेलेना, अंध महासागर के अंदर एक आइलैंड है सेंट हेलेना आइलैंड, वहाँ पे उसको क्या पकड़ के भेज दिया गया, वहाँ पे उसको जेल में रखा गया, बहुत दूर। समझ गए ना, अंध महासागर में बहुत ज़्यादा दूर। इसको क्या है, वहाँ पे ब्रिटेन का कब्जा था इस आइलैंड में, वहाँ पे एक जेल बना रखी थी, उस जेल के अंदर उसको रखा गया। और उसी जेल के अंदर क्या 6 सालों तक के बाद 6 सालों तक रहे, और बाद में क्या उसकी डेथ हो गई। तो इतिहासकार अलग अलग चीज़ कारण बताते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों ने इसको जहर दिया था, ये चीज़ दी थी, इतना टॉर्चर किया था। तो वहीं पे उसकी सेंट हेलेना पे क्या है, डेथ हो गई। और इसलिए इसी के साथ हमारा नेपोलियन ख़त्म। ठीक है, कहानी नेपोलियन ख़त्म, मर गया तो अब क्या कहानी ख़त्म। ठीक है, आगे 1815 में वीना की संधि होती है, उसके तहत देखते हैं क्या हुआ है। ठीक है, तो ये आपका लेसन फिनिश है, तो एक बार इसको रिवीजन कीजिए।